हाय स्टूडेंट, आज हम लोग साइंस 1 का सेकेंड लेसन स्टार्ट करेंगे जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोगों ने इससे पहले एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, इसके अंदर 5 टॉपिक हैं। एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, डॉबरनियर ट्रायड्स, न्यूलैंड ऑक्टेव, मेंडली पीरियोडिक टेबल और लास्ट वन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोगों को ये 5 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। 5 टॉपिक जो है वो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक इजी है, उसके बाद जो इजी है मतलब छोटे हैं, उसके बाद मेंडलिक पीरियोडिक टेबल एंड देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि मेन है हम लोगों का चैप्टर का बेस। जो मेन चैप्टर जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ मैटर। मैटर के टाइप्स कौन कौन से। सबसे फर्स्ट मैटर क्या होता है। मैटर एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वी कैन टच, सी एंड एक्सप्रेस। समझा। ये हम लोग उसको मैटर बोलते हैं। मैटर के टाइप्स जो है वो हम लोग अगर बात करें तो हम लोगों को 3 टाइप में मैटर्स मिलते हैं। एक हम लोगों को मिलता है लिक्विड, गैशियस और सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस, ये 3 टाइप के मैटर हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक और मैटर जो है वो डिस्कवर हुआ है जिसे कहते हैं हम लोग प्लाज्मा। उसके बारे में तुम लोगों को अभी तक नहीं है सिलेबस में, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एलिमेंट्स हम लोगों को ज़मीन से या हम लोगों के आसपास जितनी भी जानदार चीज़ें हैं या बेजान चीज़ें, उसमें से हम लोगों को मिलते हैं एलिमेंट्स। समझा। तो एलिमेंट्स जो है वो अलग अलग टाइप के हैं, जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं, कुछ एक्टिव मेटल्स होते हैं, कुछ ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और कुछ जो है वो हम लोगों के जो है वो बहुत ज़्यादा अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे हम लोगों के एलिमेंट्स हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर कॉल्ड। सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का क्या कहलाता है हम लोगों का, एटम। व्हाट नेक्स्ट है हम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट हम लोगों को जो मिलता है उसके नॉर्मली एक मॉलिक्यूल जो होता है वो उसका मॉलिक्यूल कहलाता है, पर एक एलिमेंट कुछ कभी कभी हम लोगों को ग्रुप फॉर्म में मिलते हैं, तो ग्रुप फॉर्म में जो मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। समझा। तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में। तो इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक एलिमेंट के अंदर एक ही जैसे एटम्स पाए जाते हैं। एक एलिमेंट के अंदर एक ही जैसे एटम पाए जाते हैं। आज से 100 साल पहले, 100-200 साल पहले, सॉरी 1800 में सिर्फ 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो एलिमेंट डिस्कवर हुए। अगर आज तक देखते हैं तो हम लोगों को 118 जो है वो 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हुए हैं साइंटिफिक वर्ल्ड में। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एलिमेंट की डिस्कवरीज़ के बारे में, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थेरी के हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से एलिमेंट को डिस्कवर किया। अब ये एलिमेंट को डिस्कवर तो कर दिए, अब पर अब इन लोगों की स्टडी करना, ये लोग के बारे में जानना, अभी धीरे धीरे तो एलिमेंट बढ़ते गए। पहले 30 थे तो सबके बारे में जानना ईजिली जान लेते थे, पर अब 118 हो गए, तो अब 118 के बारे में हर चीज़ याद रखना, उसको कैसे, कहाँ किसका यूज़ होगा, उसका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, उसकी वैलेंसी क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीज़ें को याद रखना बहुत मुश्किल होने लगा। तो अब ये लोगों को अरेंज करना जो है वो, मतलब क्लासीफाई करना जो है वो ज़रूरी हो गया। तो कुछ साइंटिस्ट जो है वो उसको क्लासीफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल मेटल है, नॉन मेटल है, उस हिसाब से वो लोगों को अलग अलग रखने लगे। मेटलॉइड्स है, अलग अलग रखने लगे। इस तरीके से वो लोगों की प्रॉपर्टी के हिसाब से कुछ साइंटिस्ट ने ट्राई किया अलग अलग मेथड से। तो उसमें से कुछ साइंटिस्ट तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, पर तुम लोगों को यहाँ पर 3 साइंटिस्ट के बारे में, सबसे फर्स्ट है हम लोगों को डॉबरनियर ट्रायड्स। डॉबरनियर ट्रायड्स मतलब ये जो है वो एक जर्मन साइंटिस्ट से, इन्होंने एलिमेंट को जितने भी डिस्कवर एलिमेंट थे उस टाइम पे 1817 में, उस टाइम पे जो एलिमेंट्स थे वो लोगों को क्लासीफाई किए उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से,
किसके हिसाब से, उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से, मतलब वो लोगों के एटॉमिक मासेस क्या है, फिर उस हिसाब से उन लोगों को अलग अलग एलिमेंट के ग्रुप में रखे। उन्होंने क्या किया कि 3-3 की जोड़ियाँ बनाना शुरू की। डॉबर्नियर ट्राइड्स, ट्राइड का मतलब, ट्राई मतलब क्या होता है 3, तो उन्होंने 3-3 की जोड़ियाँ इस तरीके से बनाई कि पहली और दूसरी वाले के जो एटॉमिक मास है उसका, सॉरी, पहली और तीसरी वाले का जो एटॉमिक मास है उसके एटॉमिक मास को प्लस करके डिवाइड बाय 2 मीन्स उसका एवरेज निकाल के, मीन निकालने के बाद वो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू जो बीच वाला मिड वन है उसके बराबर आता था। मतलब उन्होंने इस तरीके से किया अरेंजमेंट, 3-3 एलिमेंट की इस तरीके से जोड़ी बनाया कि उनके एटॉमिक मास ऐसे थे कि 3-3 की जोड़ी बनाया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस को प्लस करके डिवाइड बाय 2 मीन उसका मीन निकाले तो कितना आया 23, जो कि किसके एटॉमिक मास के बराबर हुआ, सोडियम के, जो कि बीच में है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि एक्चुअल में 3 की जोड़ी बना के स्टार्टिंग का और थर्ड वाला उसका एवरेज निकाला एटॉमिक मास का, और उसका एवरेज जो है वो मैच किया सोडियम के एवरेज से। समझा? तो ये इस तरीके से तो उन्होंने बताया, ये तो कुछ हद तक सही बताया, कुछ जोड़ियों में वो बिल्कुल सही निकला। पर जब आगे एटॉमिक जैसे आगे के एटॉमिक नंबर जब डिस्कवर होने लगे ना, एक्चुअल में एटॉमिक नंबर जब डिस्कवर होने लगे, सॉरी, एलिमेंट्स जब डिस्कवर होने लगे, तो उसके बाद वो एलिमेंट्स के डिस्कवरीज में ये थ्योरी जो है वो फेल हो गई। ये थ्योरी वहाँ पर आगे चल के फेल हो गई। पर कुछ 3-3 की जो कुछ जोड़ियाँ बनाए थे इन्होंने, वो जोड़ियाँ बिल्कुल सही थी, वो जोड़ियों में इनको बराबर से सबके आंसर्स जो है वो बराबर से मिले। पर जब आगे चल के उन्होंने और भी एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उसके बाद अगर इन्होंने स्टार्ट यही थ्योरी करना शुरू की तो ये थ्योरी जो है वो वहाँ पर फेल हो गई। समझा? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें डॉबर्नियर ट्राइड्स की, तो उन्होंने क्या किया, 3-3 एलिमेंट की जोड़ी लिया जिसमें पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज निकाला जो कि बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास से मैच करता था। तो ये थ्योरी कुछ एलिमेंट के लिए ठीक थी। बाद में जब और डिस्कवरीज हुई एलिमेंट की तो उसके लिए ये थ्योरी जो है वो बिल्कुल रॉन्ग हो गई। समझा? आगे बढ़ते हम लोग को, यहाँ पर हम लोग को कैन यू टेल बोला है, आइडेंटिफाई डॉबर्नियर ट्राइड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप हैविंग एलिमेंट हैविंग अ सेम केमिकल प्रॉपर्टी। बोला है कि ये 3-3 की जोड़ी उसने दिया हुआ है, तो अब बोल रहा है कि फाइंड आउट करो कि ये एलिमेंट्स भी जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो 3-3 की जोड़ी में सेम, सॉरी, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास 3-3 की जोड़ी में सेम आते हैं कि नहीं आते। तो ये तुम लोगों को करना है, होमवर्क है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हम लोग का नेक्स्ट है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, अब ये इन्होंने क्या बताया अब देखते हैं। डॉबर्नियर ने तो बताया था कि 3-3 की जोड़ी बनाना है, देन वो जोड़ी उनकी थ्योरी जो है वो फेल हो गई। आगे चल के जब आगे डिस्कवर हुए एलिमेंट्स तो थ्योरी जो है वो फेल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को नेक्स्ट है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड ने ऑक्टेव बताया, उनके लॉ को क्या कहा जाता है, ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब 8, ऑक्टा मतलब 8 होता है, ऑक्टागॉन बोलते हैं ना, तो ऑक्टा का मतलब होता है 8। तो ये इंग्लिश साइंटिस्ट है जॉन न्यूलैंड को रिलेटेड द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट टू देयर प्रॉपर्टी इन अ डिफरेंट वे। इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास लेकर के, उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास लेकर के एलिमेंट की जोड़ी बनाया था। इन्होंने भी एटॉमिक मास लेकर के उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से 1866 में, उन्होंने 1817 में बताया था, इन्होंने 1866 में इस तरीके से एलिमेंट्स की जोड़ियाँ बनाया कि 8 एलिमेंट की जोड़ी बनाए इन्होंने, कि 8 एलिमेंट की जोड़ी इस तरीके से बनाए कि जिसमें से सबसे पहले इन्होंने लाइटेस्ट एलिमेंट लिए जो कि हम लोगों का हाइड्रोजन है, और एंड किए किससे, थोरियम से, जो कि हम लोगों का थोड़ा सा हैवी एलिमेंट होता है। तो एंड विथ द थोरियम। तो इन्होंने 8 की जोड़ी इस तरीके से बनाई कि जिस तरीके से धुन के सरगम होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी, फिर उसके बाद क्या होता है, सा, फिर से क्या होता है, सा। तो मतलब पहले वाले की जो भी प्रॉपर्टी होगी एलिमेंट की
वो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगी। मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 सुर हो गए, फिर वापस से नी के बाद क्या आता है, सा आता है, नी के बाद क्या आता है, सा। मतलब अगर हम लोग बात करें तो वापस से क्या आएगा, हाइड्रोजन से लिथियम से लेके ऑक्सीजन तक रखे, फिर वापस से फ्लोरीन को किस में ला के रखे, सा में। मतलब इस तरीके से बताया कि ये लोगों की प्रॉपर्टीज़ आपस में एक दूसरे से मैच करेगी। लिथियम की सोडियम से, सोडियम की पोटेशियम से, इस तरीके से उन लोगों की प्रॉपर्टी मैच करेगी। समझा? तो इन्होंने इस तरीके से क्लासिफिकेशन बताया कि वो लोगों की प्रॉपर्टी उन लोगों से मैच करती हो। तो फर्स्ट की प्रॉपर्टी 8वें वाले एलिमेंट से मैच करे, इस तरीके से उन्होंने बताया। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, सोडियम इज़ द 8th एलिमेंट ऑफ द लिथियम एंड बोथ हैव अ सिमिलर। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, he found that every 8 element had the property similar to those of the first. For example, sodium is the 8th element for the lithium. Sodium lithium का 8 element है, and both have a similar property, and also magnesium shows the similarity to the beryllium. मैग्नीशियम बेरिलियम के साथ जो है वो सिमिलैरिटी करेगा, सोडियम लिथियम के साथ सिमिलैरिटी करेगा। इस तरीके से वो लोगों की, उसी तरीके से फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये हेलोजेंस होते हैं, ये लोगों की सिमिलैरिटी है। तो इस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया और बताया कि 8वें एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मैच करेगी। पर ये तो उन्होंने बताया द हेल्प ऑफ द ट्यून्स ऑफ दी सरगम, जो सप्तक होती है, सरगम की ट्यून होती है, उसके हिसाब से हम उसको उसने अरेंज किया। पर उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन मतलब खामियाँ, न्यूलन ऑक्टम में कुछ खामियाँ पाई गई। सबसे पहला है, दिस लॉज वॉज फाउंड वॉज टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये लॉ जो भी उन्होंने बनाया था, ये लॉ एप्लीकेबल हुआ सिर्फ कैल्शियम तक का। कहाँ तक के एप्लीकेबल हुआ, सिर्फ कैल्शियम तक का। उसके बाद अगर वो लॉ जब उसको अगर यूज़ किया गया तो उसके बाद वो लॉ जो है वो आगे फेल होता चला गया। न्यूलैंड फिटेड ऑल नोन एलिमेंट ऑन द टेबल ऑफ 7 into 8 दैट इज़ 56 बॉसेस। इन्होंने 7 और 7 into 8 जो है वो एलिमेंट को अरेंज किया, जो इसमें 56 एलिमेंट्स आ गए। न्यूलैंड प्लेस 2 एलिमेंट्स सच इन अ सेम बॉक्सेस। 2 एलिमेंट को एक बॉक्स में भी उन्होंने रखा, जैसे कोबाल्ट और निकल को एक बॉक्स में उन्होंने रखा हुआ है, जैसे CeLa। मोर ओवर ही हैड प्लेस सम एलिमेंट विद अ डिफरेंट प्रॉपर्टी अंडर द सेम नोट इन द एक्टिव। कुछ एलिमेंट जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टी रखते थे, पर वो लोग एक ही नोट में आए। ये जो इसको ये सारे गामा है ना, इसको नोट्स कहा जाता है, एक ही नोट में आए। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, न्यूलैंड प्लेस मेटल ऑफ कोबाल्ट एंड निकल अंडर द नोट ऑफ DO। मतलब उन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक ही नोट में डाला, जबकि ऊपर जो है ये दोनों हेलोजेंस है, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो हेलोजेंस है। उसी तरीके से अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो हम लोगों का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। अगर हम लोग बात करें तो उसको उसने साथ में रखा। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड सल्फ़र, ये दोनों को एक ही उसमें नोट में रखा, क्योंकि ये लोगों की भी प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग ही है। समझा? सल्फ़र जो है अगर बात करें तो ये सॉलिड में मिलता है, ऑक्सीजन जो है वो हम लोगों को गैसेस में पाया जाता है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही है उसकी, तो उन्होंने उसको साथ में रखा। तो जिसकी वजह से न्यूलैंड, और उसके अलावा सिर्फ 56 एलिमेंट के बारे में ही बताया। आगे चल के जब डिस्कवरीज हुई तो वो एलिमेंट आपस में एक दूसरे से प्रॉपर्टी मैच ही नहीं कर रहे थे। आगे चल के जो डिस्कवर्स हुआ, न्यूली एलिमेंट जो डिस्कवर हुए, तो वो लोग तो ये ऑक्टेव में बराबर बैठ नहीं पा रहे थे, मिसमैच हो जा रहे थे, जिसकी वजह से न्यूटन्स के लॉज ऑफ ऑक्टेव जो है वो फेल हो गया। आगे चल के ये जो है वो यूज़लेस हो गया। समझे? तो फर्स्ट डॉबर्नियन ने बताया, तो उनके भी कुछ एलिमेंट्स तक का उनके भी लॉज जो थे वो ठीक थे। फिर न्यूलैंड ऑक्टेव ने न्यूलैंड का ऑक्टेव बनाया, न्यूलैंड्स ने न्यूलैंड का ऑक्टेव बनाया, तो उनके भी ऑक्टेव में कुछ एलिमेंट्स 56 एलिमेंट्स के बारे में ही बताया, पर उसमें भी कुछ खामियां भी थी, कुछ गलतियां थी, जिसकी वजह से न्यूलैंड का लॉज ऑफ ऑक्टेव जो है वो फेल हो गया, वो भी फिट नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो वो दोनों भी जो डॉबर्नियन ने किया और न्यूलैंड ने किया, दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, दोनों ने एटॉमिक मासेस लेके क्लासिफिकेशन की थी।
अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ये भी एटॉमिक मास लेकर के क्लासिफिकेशन किया उन्होंने उस टाइम पे 63 एलिमेंट जो कि उस टाइम पे मिले हुए थे उनको उन्होंने बराबर से अकॉर्डिंग टू फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू देयर मासेस, उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंज करके दिया। इस तरीके से अरेंज किया उन्होंने कि मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइज किया जिसमें केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी के एलिमेंट को एक साथ रखा। उसके अलावा हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स को अलग अलग रखा और लोग के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज़, वो सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया। पर उन्होंने मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के हिसाब से, उसके एटॉमिक मासेस के हिसाब से जो है वो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। समझा? तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हम लोगों को मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट जो है वो ग्रुप्स में किया। उन्होंने 1 से लेके 8 तक का ग्रुप बनाया, 1 से लेके 8 तक के ग्रुप बनाए और वो ग्रुप में वो लोगों की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इसके हिसाब से उन लोगों को अरेंजमेंट करना शुरू किया। 1 से लेके 8 को ग्रुप बनाया उन्होंने। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरीज़ की है और उसको उसमें अरेंज करना शुरू कर दिए और वो एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किया उन्होंने विद द हेल्प ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। समझा? वो लोगों के एटॉमिक मासेस के हिसाब से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने उसको अरेंजमेंट किया। आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को ये जो ऊपर का टेबल है तुम लोगों को इतना नेसेसरी नहीं है याद करना, तुम लोगों को मेन जो है पीरियोडिक टेबल वही याद करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं तुम लोगों को इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ये हम लोगों को खाली एलिमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, किस तरीके से अरेंजमेंट किया, बस उतना ही हम लोग को दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को नेक्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन, साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। डिमिट्री मेंडलीव 1834 में से लेके 1907 इनकी एज थी। वॉज अ प्रोफेसर इन अ सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी। He made separate card for every known element showing its atomic mass. He arranged the card in according with the atomic masses and the property of element which resulted in invention of periodic table of element. इन्होंने हर एक एटॉमिक मास के लिए, एटॉमिक एलिमेंट के लिए एक सेपरेट कार्ड बनाया जिसमें वो लोगों के एटॉमिक मास, वो लोगों की प्रॉपर्टी, हर एक चीज़ उसमें इजीली स्टडी की जा सके। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब कुछ खूबियाँ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ खूबियाँ। तो अगर हम लोग उसमें देखते हैं तो यहाँ पर देयर आर सम वैकेंट प्लेस इन अ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इन सम ऑफ दिस प्लेस एटॉमिक मासेस आर सीन टू बी प्रेडिक्टेड। उन्होंने पहले से ही मतलब जब अपना अपना पीरियोडिक टेबल जब बनाया उन्होंने, तो उसमें उन्होंने पहले से खाली जगह रख दी और उनका प्रेडिक्शन था पहले से कि कुछ एलिमेंट मिलेंगे और वो आकर के यहाँ पर फिट हो जाएंगे, वो आकर के यहाँ पर फिट हो जाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ इंडिकेशंस भी बता दिए थे, उन लोगों के सिंबल भी बता दिए थे, नाम भी बता दिए थे और वो लोगों की डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बता दिए थे कि वो इस तरीके से कुछ डिस्कवर होंगे। ड्यू टू अनसर्टेनिटी द नेम ऑफ सम एलिमेंट एंड क्वेश्चन मार्क इन इंडिकेट बिफोर सिंबल इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। व्हाट आर सच सिंबल? उसमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ सिंबल्स और कुछ इंडिकेशंस भी दे दिया था उन्होंने। ये सिंबल्स और इंडिकेशन जो है यहाँ पर हम लोगों को जो ये जनरली लोग के मॉलिक्यूलर फार्मूले जो है ना, अपर पार्ट एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये सिंबल्स जो है वो लोगों के उन्होंने ही बताए थे। आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों का नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। साइंस इज़ प्रोग्रेसिव, ये तो पता है तुम लोगों को, साइंस जो है वो प्रोग्रेसिव है। देयर इज़ अ फ्रीडम इन साइंस टू रिवाइज एंड ओल्ड इन्फ्लुएंस by using more advanced means of method doing experiment. These characteristics of a science can clearly seen in a Mendeleev periodic table. साइंस जो है वो प्रोग्रेसिव है, साइंस में सबको आज़ादी है कि ओल्ड रेफरेंस और एडवांस जो भी अपनी चीज़ें, अपने एक्सपेरिमेंट्स तुम रख सकते हो, वो सारी चीज़ें तुम्हें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में दिखेगी। When applying the law of property of element are periodic function and their atomic mass and known element, Mendeleev arranged the element with thought that information available till then was not final but it could change. मेंडलीव ने
ने पीरियोडिक टेबल को बनाने के बाद ये कहा था कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ ये सही है, पर ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं कि आगे चल के भी ऐसी ही रहेगी, ये हमेशा बदलती भी रह सकती है। तो पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेंडलीव ने दिया था वो बिल्कुल सही थी और वो आगे चल के सेम वैसे की वैसे डिस्कवर हुई है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मेंडलीव के मेरिट्स में आते हैं। उन्होंने क्या किया, पहला पॉइंट है मेरिट्स का, एटॉमिक मासेस ऑफ अ सम एलिमेंट were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their property। एटॉमिक मासेस के हिसाब से जितने भी एलिमेंट मिले थे उनको उन्होंने प्रॉपर प्लेस पे रखा, उनकी प्रॉपर प्रॉपर्टी के हिसाब से, जो उन लोगों की प्रॉपर्टी थी उन्होंने पहले से डिटरमाइन कर लिया था। जैसे बेरिलियम को उसका was changed to correct value 9.4 and beryllium was placed before the boron। बेरिलियम पहले 14.09 उसका एटॉमिक मास निकला था, उन्होंने उसको करेक्ट किया और बोरोन से पहले किया। फिर उसी तरीके से मेंडलीव ने कुछ वैकेंट प्लेस रख दिए थे ताकि वो उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे जिनके उन्होंने नाम भी रख दिया था, जैसे इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। वो आगे चल के वो एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हुए, उनके नेम स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम रखे गए। उन लोगों के एटॉमिक मास, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट करके बता दी थी। तो ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन जो है वो उनकी ज़्यादा बहुत अच्छे से थी, उन्होंने उसके बारे में सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअल में पहले से बता दी थी, प्रेडिक्ट की थी, पर वही प्रेडिक्शन उनका बिल्कुल एक्चुअल निकला। जो प्रेडिक्शन उन्होंने किया था वो बिल्कुल एक्चुअल बिल्कुल सही निकला। थर्ड, उन्होंने रिवर्स ऑफ नोबल गैसेस, जो एटॉमिक जो भी नोबल गैसेस हैं, मतलब नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी से लेन देन नहीं रखते, ना तो किसी से एलिमेंट शेयर करते हैं, ना किसी से लेते हैं और ना एलिमेंट किसी को देते हैं। ऐसे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। तो नोबल गैस में जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब के सब जीरो ग्रुप के एलिमेंट कहलाते हैं। उन्होंने उसके लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं रखी थी, समझा। तो यहाँ पर जो है वो उस टाइम पे ये थर्ड वाली जो है वो उनकी मेरिट्स हो गई। तो कोई पर्टिकुलर जगह नहीं रखी थी, पर उसके लिए उन्होंने एक साइड में एक ग्रुप दे दिया था उनको, ज़ीरो ग्रुप करके, ताकि जब नोबल गैस डिस्कवर हुए तो आकर के वहाँ पर अरेंज हो जाए। उस टाइम पे डिस्कवरीज नहीं हुई थी, बाद में उन्होंने एक साइड में ग्रुप रख दिया था ताकि वो नोबल गैस जब वो डिस्कवर हो तो वो आकर के वहाँ पर अटैच हो जाए, मतलब जब उसको ढूंढा जाए तो वो आकर के वहाँ पर अटैच हो जाएगी, समझा। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट आते हैं डीमेरिट में, डीमेरिट से पहले हम लोग साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है, यूज़ योर ब्रेन पावर। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स। क्लोरीन आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं पर एटॉमिक मासेस डिफरेंस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। और आइसोबार एक होते हैं जिनके एटॉमिक मासेस सेम होते हैं पर एटॉमिक नंबर डिफरेंसेस होते हैं। तो जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो तो 17 रहेगा, पर एक का एटॉमिक मास 35 है और एक का एटॉमिक मास 37 है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास चेंजेस रहते हैं पर वो सेम एक ही एलिमेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं उसके आइसोटोप्स। तो वेयर शुड दीज प्लेस इन अ मेंडली पीरियोडिक टेबल, इन अ डिफरेंट प्लेस और इन द सेम प्लेस? मेंडली पीरियोडिक टेबल ने आइसोटोप्स के लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं रखी थी। तो अब वो डीमेरिट में हम लोग पढ़ते हैं। पहला डीमेरिट है होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल इन द सेम। उन्होंने कोबाल्ट और निकल को सेम पोजीशन में रखा था, पर अगर हम लोग बात करें कोबाल्ट और निकल की, तो कोबाल्ट जो है वो निकल से ज़्यादा एटॉमिक मास रखता है और निकल का एटॉमिक मास थोड़ा कम रहता है, पर उन्होंने वो सीक्वेंस बराबर से नहीं लगाए। फिर उसके बाद आइसोटोप्स जब डिस्कवर हुए तो उसको एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में रखने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि उन लोगों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी पर डिफरेंट एटॉमिक मासेस थे उन लोगों के, तो उसको रखने के लिए मेंडली पीरियोडिक टेबल जो है वो बराबर नहीं था। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें थर्ड, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस द राइज इन एटॉमिक मासेस डज नॉट अपीयर। अगर हम लोग बोल रहे हैं हम लोग कोई भी चीज़
किसी को भी अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिकली अगर अरेंज करें तो नॉर्मली अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होना चाहिए, कहीं पे भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, पर आगे चल के जो है वो कहीं कहीं जो है वो इसमें मिस्टेक हो गई। जैसे कोबाल्ट और निकल की एग्जांपल ले लो, उसमें मिस्टेक हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन्स को जो है ना हेलोजन के साथ रखा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हेलोजेंस के साथ जो है वो सिमिलैरिटी रखते हैं। पर अगर हम लोग हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2, और हेलोजेंस के भी मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या है हम लोग के, F2Cl2, ये हम लोगों के हैं। पर ये लोगों की केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो वो अल्कली मेटल्स होते हैं, इसलिए वो ग्रुप 1 के में उसमें आया। देयर इज़ अ सिमिलैरिटी इन मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड एंड हाइड्रोजन ऑफ अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल है तो वो सोडियम पोटेशियम के ग्रुप में आ गए। तो फॉर्म with chlorine and oxygen. One, considering the above property, it cannot be decided whether the correct position of hydrogen, जिसकी वजह से उन्होंने करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बराबर बता नहीं पाया, क्योंकि हाइड्रोजन कंपाउंड जो है वो क्लोरीन के साथ देखो इजीली जो है वो कंपाउंड बनाते हैं, वैसे सोडियम भी क्लोरीन के साथ इजीली कंपाउंड बनाते, समझा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो एक जैसी प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये भी पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन भी क्या करते हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं मेटल और नॉन मेटल्स के साथ। तो इसकी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं बता पाए उन्होंने, समझे। ये 4 इसमें क्या हो गए, डीमेरिट्स हो गए। पहला, एटॉमिक मास जो है वो कोबाल्ट और निकल के बराबर से सही नहीं किए, उन दोनों के एटॉमिक मास को बताया कि दोनों भी सेम है। तो उसके अलावा जो आगे जो डिस्कवरीज हुई पीरियोडिक टेबल में, लोगों की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो उसके हिसाब से आइसोटोप्स जो है उनको पर्टिकुलर जगह नहीं मिली। फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं था, एटॉमिक मास फ्लक्चुएट होता चला गया। उसी तरीके से हाइड्रोजन की कोई पर्टिकुलर पोजीशन उन्होंने नहीं बताया, समझा। यहाँ पर नेक्स्ट है हम लोगों का, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक के मैं स्टॉप कर रही हूँ, आगे का टॉपिक जो है वो नया है, जो लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, उसी में और भी सब बहुत सारे उसके सब टॉपिक्स हैं, पर यहाँ तक हम लोगों के 4 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टॉप करती हूँ। ओके।